So we are seeing 500 important question series for 24 examination. 45 video has been published. ठीक है ना, आप जाकर उनको सॉल्व करो. हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जाकर उसको सॉल्व करोगे और 100% गोइंग टू ए बिग वैल्यू एडिशन टू योर प्रिपरेशन. और आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप वेबसाइट पे जाइए और सॉल्व कीजिए. ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट मैं सिर्फ 500 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, पर आपको 500 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं. आप वेबसाइट पे जाइए हमारे, और वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप सॉल्व कीजिए एंड आगे बढ़िए. चलिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज रिगार्डिंग द सैफरॉन प्रोडक्शन. सैफरॉन सबको समझ में आ रहा है, राइट? सो अभी आप देखो, मोस्टली क्या देखा गया है कि कोई भी क्रॉप हो, कोई भी एरिया हो, प्रोडक्टिविटी हो, यील्ड हो, सबका इंक्रीज होता है, राइट? बट यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इट हैज़ ड्रॉप सिग्निफिकेंटली. सिग्निफिकेंटली भी वर्ड यूज़ हुआ है ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स. तो डिकेड्स में सैफरन प्रोडक्शन जो है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुआ है. सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट इज ए पेरेनियल क्रॉप दैट लास्ट फॉर 10-15 आफ्टर सोइंग. तो ये एक फीचर है उस सैफरन प्रोडक्शन का, है ना. और तीसरा है, कश्मीर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सैफरन प्रोड्यूसिंग रीजन इन द वर्ल्ड. अब आप देख लो यहाँ पे, इंडिया का तो कश्मीर सुना था, वर्ल्ड का है कि नहीं ये हमें पता करना है. अब ये तीनों स्टेटमेंट सैफरन के बारे में, और स्टेटमेंट और एग्जाम में क्वेश्चन आया सैफरन के बारे में, तो कोई ना कोई एक स्टेटमेंट तो ज़रूर आपको मिलेगा ही मिलेगा 100%, राइट? और ये सारे स्टेटमेंट अगर मैं कश्मीर इंडिया के टर्म्स में देता तो ये इजी स्टेटमेंट था. वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आपको पता होना ज़रूरी है कि वर्ल्ड में नंबर 1 है कि नहीं, और अगर नहीं है तो फिर कौन है, राइट? सो सोल्यूशन देखिए इसका क्या है, बी. अब बी है तो इसमें से कोई एक गलत है, तो अभी आप ये भी पता कर लो कि चलो इतना पता चल गया आपको कोई एक गलत है, अब इसमें से कौन सा एक गलत है वो भी पता करने की कोशिश करो, तो भी एक अच्छा डेवलपमेंट. अब देखिए यहाँ पे, कश्मीर इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सैफरन प्रोड्यूसिंग रीजन आफ्टर ईरान. ईरान सबसे ज़्यादा सैफरन प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में, राइट? दिस इज वॉट यू शुड नो. और देख लीजिए यहाँ पे GI टैग भी मिला है कश्मीर में सैफरन को, राइट? ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. अब आप देखो यहाँ पे, सैफरन प्रोडक्शन कश्मीर हैज़ ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली विद 68% डिक्लाइन in the past 2 decades. Data from the agriculture department shows that the areas under 68% decline को significantly ज़रूर बोलेंगे, drastically, right? Significant decline. तो ये एक important correct statement है और important statement भी है. दूसरा आप देख लो कि unlike many crops that propagate through seeds, saffron locally known as कॉम reproduce via कॉम्स. ये देखो, ये कॉम्स की फोटो, इसलिए मैं जानबूझ के यहाँ कॉम्स की फोटो लगाई है ताकि आप थोड़ा सा क्लियर, इसमें से सैफरन निकलता है, राइट? सो कॉम्स का इमेज देख लो एक बार, है ना. एंड सैफरन इज ए पेरेनियल क्रॉप दैट लास्ट ओवर 10-15 ईयर्स आफ्टर सोइंग. ट्रेडिशनली फार्मर्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग द लैंड 1 ईयर बिफोर सोइंग द कॉम्स. तो देख लो आप कितना लंबा प्रोसेस है. इट्स नॉट समथिंग लाइक कि आज 1-2 महीने बाद आपको फल मिल जाएगा, राइट? तो दिस इज व्हाट अबाउट द सैफरन प्रोडक्शन. ओनली 2 एक गलत है, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग, अच्छा, यूएन सिक्योरिटी. अभी जो पीस, इजराइल गाजा ये सब चल रहा है, पीस कॉन्फ्लिक्ट. तो बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किया गया है कि एक तो इस कॉन्टेक्स्ट में, दूसरा जब हमारे सिक्योरिटी काउंसिल इन सब जैसे वॉर्स को, जैसे इजराइल, हमास, इजराइल, इनको नहीं रोक पाती है, तो देयर इज सम अदर कॉन्सेप्ट्स. ये कॉन्सेप्ट आप देख लो क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ और कॉन्सेप्ट भी होता है, और आप वो कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ठीक है. व्हेन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज अनेबल टू शोल्डर इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, द जनरल असेंबली कैन कंसिडर द मैटर इमीडिएटली इन एन इमरजेंसी स्पेशल प्रोविजन, राइट? जनरल असेंबली कैन कंसिडर द मैटर इमीडिएटली इन एन इमरजेंसी स्पेशल सेशन. तो आप देख लीजिए यहाँ पे किसको टास्क दिया गया, जनरल असेंबली को. व्हेन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज अनेबल, राइट, द रिजोल्यूशन अडॉप्टेड इन द इमरजेंसी, ये जो टर्म है याद रखिए, इमरजेंसी एनर्जी स्पेशल सेशन, राइट, इज अडॉप्टेड, इट बिकम्स. अच्छा, नॉर्मली जनरल असेंबली इज नॉट बाइंडिंग, राइट? यहाँ पे देखिए, इज अडॉप्टेड, इट बिकम्स बाइंडिंग ऑन द मेंबर नेशन. थर्ड देखिए, सच रेजोल्यूशन इज अडॉप्टेड ओनली इफ एनी वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर. जब आप कंफ्यूज दिमाग में रहते हो ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप मीनिंग ही नहीं निकाल पाओगे, राइट? अब देखिए, जहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल को रोल दे दिया गया, इसका मतलब यूएन जनरल असेंबली को रोल दिया गया है, इसका मतलब सिक्योरिटी काउंसिल हैंडल नहीं कर पा रही है. और सिक्योरिटी काउंसिल हैंडल कब नहीं कर पाती है, जब यूनैनिमस डिसीजन नहीं निकल पाता है. और यूनैनिमस डिसीजन कब नहीं निकल पाता, जब कोई कंट्री वीटो यूज़ कर देती है. सिक्योरिटी काउंसिल 15 मेंबर्स, राइट, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, तो इसमें से एक भी वीटो किया, सब खत्म, कोई भी डिसीजन फॉरवर्ड नहीं होगा. तो आप देख लीजिए, इज ओनली इफ द 1 ऑफ 5 परमानेंट डज नॉट यूज वीटो. तो अगर वीटो यूज वीटो है, डज नॉट यूज वीटो, मतलब ये कोई स्टेटमेंट कोई इंपॉर्टेंट, ये कोई किसी तरीके से वैलिड नहीं है, और इसका मीनिंग निकालोगे तो आंसर यही होगा, ये इनकरेक्ट होगा, बिकॉज इट यूजेज वीटो. तभी जाके यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजन जनरल असेंबली को दिया जाता है, ठीक है. अब आप देखो यहाँ पे
स्टेटमेंट ये सारे वेबसाइट से लिया गया, यूएन की वेबसाइट से, कुछ भी मैंने अपनी तरफ से पेस्ट नहीं किया है। आप देखो यहाँ पे इज एनेबल टू शोल्डर इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये जनरल असेंबली कैन कंसिडर द मैटर, ठीक है। अब आप देखो, इफ adopted by the 2/3 majority, the non-binding general assembly resolution provides guidance for the nation. It only provides guidance to nations, non-binding, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आप देख लीजिए यहाँ पे बाइंडिंग नहीं होता। थर्ड स्टेटमेंट ऑल्सो इनकरेक्ट, इसको पूरा पढ़िए। एन इमरजेंसी स्पेशल सेशन स्विफ्टली हैपेंस व्हेन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज डेडलॉक्ड, ठीक है। डेडलॉक होने के बाद इधर जाता अनेबल, दैट अकर्स व्हेन वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स यूजेस देयर यूएन चार्टर मैंडेटेड वीटो पावर, ठीक है। यूज करता है, नॉट यूज नहीं है। नॉट यूज करेंगे तब तो सोल्यूशन निकल ही जाएगा, राइट। तो आप देख लीजिए यहाँ पे इसका थोड़ा स्टेटमेंट का, अगर आपको स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन हो रही है, आप सोल्यूशन का स्टेटमेंट याद कर लो, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। और स्टेटमेंट को भी ध्यान से पढ़ो, कंफ्यूज होने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। उसी वेबसाइट से एक थर्ड क्वेश्चन निकाला गया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इट हैज 15 मेंबर्स एंड ईच मेंबर हैज 1 वोट। 15 मेंबर्स एंड ईच मेंबर हैज 1 वोट, समझ में आया। If a permanent member does not fully agree with a proposed resolution but does not wish to cast a veto, resolution can be adopted. If a permanent member does not fully, अभी वो एग्री नहीं किया, और एग्री नहीं करने के बाद एक होता है वीटो कर देना, वोट दे देना, ठीक है, मतलब वीटो कर दे। एक होता है डज नॉट विश टू कास्ट ए वीटो, वीटो वो नहीं करना चाहता है, ठीक है। रिजोल्यूशन के अडॉप्ट हो सकता है, सिर्फ एग्री डिसएग्री करने से ऐसा नहीं होता कि उसको वीटो कास्ट करना पड़ेगा अगर वो नहीं करना चाहता है तो। पर अगर नहीं कर रहा है वीटो और एग्री नहीं है तो अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड द कंट्रीज वेर ग्रांटेड द स्पेशल स्टेटस टू द बिकॉज ऑफ देयर की रोल्स इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये एक रीजन दिया है मैंने कि उनको एक स्पेशल स्टेटस जो परमानेंट मेंबर का दिया गया है, बिकॉज ऑफ देयर की रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। समझ में आया। अब देखिए स्टेटमेंट, देखिए यहाँ पे पूरा पॉज करके इस सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, राइट टू वीटो का। इसमें तीनों का सी आंसर है इसका, ऑल थ्री आर करेक्ट। यहाँ पे देख लीजिए, आप पॉज करके इसको करिएगा। इसको मैं बार बार देखो, रिजोल्यूशन अडॉप्ट होता है, देन वीटो नहीं भी दिया है तब भी अडॉप्ट हो सकता है, ठीक है, जब एग्री वाला स्टेटमेंट है, राइट। एंड बिकॉज ऑफ देयर की रोल इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, आप इसको पढ़ोगे एंड आप इसको करोगे, ठीक है। नाउ कोएलिशन फॉर द डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट पीएम मोदी इनिशिएटिव है। मोदी जी ने इसको इनिशिएट किया था, इसको लॉन्च किया था, इसको प्रोनाउंस किया था, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च सीडीए ड्यूरिंग स्पीच इन यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना है आपको, ऐसा मत समझो कि ये ईयर भी याद रखेंगे, क्या क्लाइमेट भी याद रखेंगे, याद रखना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। CDRA सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है, दिल्ली में। is a global partnership that aims to promote the resilience of the infrastructure system to climate disaster risk and thereby ensuring the sustainable development, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखोगे आप, बिल्कुल। 3 स्टेट दिल्ली करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट देख लीजिए, सी ऑल थ्री इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, देख लो यहाँ पे आप, प्राइम मिनिस्टर लॉन्च CDRI स्पीच में, ठीक है, और इसका सेक्रेटेरिएट भी दिल्ली में है, और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, आप पॉज करके देखोगे। इंडिया का अनाउंस किया था लॉन्च CDRI ड्यूरिंग स्पीच इन 2019 क्लाइमेट समिट, ठीक है, इसका याद रखोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज केम स्टेप क्लोजर टुवर्ड्स नॉर्मलाइजिंग। अभी तक चल रहा था प्रॉब्लम, अब नॉर्मलाइज करने के लिए 2 कंट्रीज पास में आई है, उन्होंने कुछ बॉर्डर डिमार्केट किया है एंड दे हैव मेड पीसफुल रीजन, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट मैसेज टू डिस्प्यूटेड कंट्रीज, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से इंपॉर्टेंट डिसाइड होता है, राइट। तो आर्मेनियन अजरबैजान देख लीजिए, दोनों ने थोड़ा सा इसको डिस्प्यूट को हल करने की कोशिश करी है। इनके बीच में ये नागोर्नो एंड कराबाख रीजन का कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, एंड यू सी हियर इनको करने के लिए इन्होंने कोशिश करी है, ठीक है। अब नेशनल वाटर अवार्ड्स का आप देख लीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल वाटर अवार्ड्स, समझ गए। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, नेशनल वाटर अवार्ड्स वर लॉन्च इन 2022, इट एनकरेज ऑल स्टेक होल्डर्स फॉर अडॉप्टिंग द ग्राउंड वाटर ऑगमेंटेशन वगैरह। तो 2022 में इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। द क्राइटेरिया फॉर द नेशनल वाटर अवार्ड्स इज फॉर्मुलेटेड फॉर द स्टेट के लिए अलग, डिस्ट्रिक्ट के अलग, स्कूल के लिए अलग, इंडस्ट्री के अलग, चारों के लिए अलग अलग फॉर्मुलेट किए जाते हैं नेशनल वाटर अवार्ड। मतलब हर फील्ड में नेशनल वाटर अवार्ड्स देते हैं, सबसे पहले तो ये है। दूसरा, इनका डिफरेंशिएशन भी अलग अलग है। तो आंसर क्या है, बी, बिकॉज आप देख लो नेशनल वाटर अवार्ड्स पर लॉन्च इन 2007, रिसेंट में कुछ नहीं हुआ है, और सब के लिए अलग अलग होता है। आप देखो 4th नेशनल अवार्ड्स अनाउंस रिसेंटली, और सबका क्राइटेरिया अलग अलग होता है, समझे। इंडस्ट्री का, स्कूल का, जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा। तो आपको मैं एक एग्जांपल देने के लिए इंडस्ट्री का निकाल के दिया हूँ, इनका क्राइटेरिया देखो ये है। वैसे स्कूल्स का फ्रेम होता है वो अलग है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे लेटेस्ट अवार्ड जो मिला है, आप PSC एग्जाम्स में आ सकते हैं ये सब क्वेश्चन। मध्य प्रदेश को पहला गया है, ऑल सच थिंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्राइटेरिया अलग अलग होता है, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ है। समझ में आया, इतना कर लोगे ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ दिस हाइब्रिड रॉक्स. First record of the known as the placidiglomerates from India, in which of the recent study found the first record of these hybrid rocks. ये कर लो, ऐसा पहली बार हो रहा है या फिर पहली टाइम निकला है तो एक बार पढ़ने में क्या दिक्कत है, कर लीजिए. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ. और अंडमान एंड निकोबार अनएक्सपेक्टेड आंसर है तो इसको थोड़ा याद रखिएगा. इस तरीके के रॉक्स फर्स्ट बार स्टडी ने फाइंड किया है. तो न्यू स्टडी बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च कोलकाता फाउंड द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ प्लास्टिक ग्लोमरेट्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स ऑफ द एफ साइलेंट अंडमान. एफ साइलेंट, ठीक है, एफ साइलेंट देख लीजिए, राइट. तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए. समझ में आया. नाउ एशिया पैसिफिक टेल कम्युनिटी देख लीजिए, एपीटी. सबसे पहले इंडिया इसका मेंबर है तभी ये इंपॉर्टेंट है. यस, इंडिया इज ए मेंबर. अब ऑब्जेक्टिव क्या है और इनिशिएटिव किसका है, किसका इनिशिएटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है और इंडिया मेंबर है कि नहीं है. हर इंटरनेशनल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसको पढ़ लीजिए, ठीक है. अब आंसर देख लीजिए क्या है, बी 2 और 3. पहला गलत है, आसियान का नहीं है. इट इज द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द ITU एंड द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द एशियन पैसिफिक, ठीक है. तो इट्स नॉट आसियान, गलत इन्फॉर्मेशन है. एम्स फॉर प्रोमोटिंग ICT डेवलप इन द एशिया पैसिफिक रीजन. और इंडिया APTS 38 मेंबर्स, इंडिया इज वन ऑफ देम, ठीक है. 1979 में ही ज्वाइन कर रखा है इस बॉडी को, ठीक है ना. एज द ओनली इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फोकस, ये पढ़ लीजिए क्या इसका वो है. इंडस वाटर ट्रीटी को पढ़ लीजिए, किसके गवर्नमेंट के टाइम पे ज्वाइन किया. एंड द परमानेंट इंडस कमीशन इज चेयर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है. कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स अराइजिंग बिटवीन इंडिया. अब ट्रीटी एलोकेट्स, अच्छा चलिए, फर्स्ट और फोर्थ तो बेसिक स्टेटमेंट, सेकंड और थर्ड कुछ नया है, मैं आपको पढ़ाता हूँ आज, ठीक है. आंसर क्या है, ओनली 2. यहाँ पे देखिए 2 बॉडी है, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर. फर्स्ट इज देखिए, एक तो ट्रीटी वाज साइंड इन 1960 एंड वर्ल्ड बैंक के ब्रोकर किया था, विच इज ऑल्सो सिग्नेटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक विच इज ऑल्सो ए सिग्नेटरी, ठीक है. द ट्रीटी एलोकेट्स. फोर्थ स्टेटमेंट देख लीजिए क्या है. फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, देख लीजिएगा क्यों इनकरेक्ट है, कौन से रिवर को गलत यहाँ पे मेंशन किया है, ढूंढिएगा, ठीक है. बच्चे नहीं हो आप थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश करो, लास्ट टाइम रिवीजन चल रहा है. अब एक एक वर्ड को पढ़ के ऐसे नहीं. परमानेंट इंडस चेयर नॉट चेयर ऑफ द वर्ल्ड. आप देखो ट्रीटी कैसे ट्रीटी वर्क करता है. इट सेट आउट द मैकेनिज्म फॉर कॉपरेशन एंड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द 2 कंट्रीज रिगार्डिंग द यूज ऑफ द रिवर्स नोन एज द परमानेंट इंडस कमीशन विच इज कमिश्नर फ्रॉम ईच कंट्री, ठीक है. द ट्रीटी ऑल्सो सेट फॉर द 2 बॉडी बनाती है, द परमानेंट इंडस कमीशन बनाती है, ठीक है. और देखो एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, राइट. अब आप दोनों को डिटेल में पढ़ोगे तो यहाँ पे आप देखोगे which has a commissioner from each country. The treaty also set forth distinct procedure to handle issue which may arise. Questions are handled by the commission, differences to resolve by the national. अब देखो, एज ए सिग्नेटरी टू द ट्रीटी द वर्ल्ड बैंक्स रोल इज लिमिटेड एंड प्रोसीजरल. यहाँ पढ़ो, ठीक है. इन पर्टिकुलर इट्स रोल इन रिलेशन टू द डिफरेंसेज एंड डिस्प्यूट्स इज लिमिटेड. डिफरेंसेज और डिस्प्यूट्स में लिमिटेड रोल हो जाते हैं, ठीक है. बोथ न्यूट्रल एक्सपर्ट इन द कोर्ट और सेट ऑफ द वर्ल्ड बैंक. अच्छा, ये परमानेंट कमीशन इज नॉट चेयर बाय द वर्ल्ड बैंक. ये याद एक बार पढ़ो. इसके बारे में थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इनके वेबसाइट पे दिया गया था, बिकॉज इसका जो परमानेंट इंडस कमीशन है ये थोड़ा सा हट के रोल है. इसका क्या रोल है यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा आप देखो यहाँ पे. ये रोल इनका जो परमानेंट इंडस कमीशन है, कमिश्नर जिसका फ्रॉम ईच कंट्री इसको चेयर करते हैं, है ना. एंड द ट्रीटी ऑल्सो सेट फॉर द डिस्टिंक्ट प्रोसीजर टू हैंडल ट्रीटी से कोऑपरेट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन 2 कंट्रीज. अच्छा, परमानेंट इंडस कमीशन एक बॉडी है जिसको इस ट्रीटी में रखा गया है, जो कॉपरेट करती है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करती है बिटवीन 2 कंट्रीज. वो वर्ल्ड बैंक चेयर नहीं करती, राइट. तो ये वर्ल्ड बैंक के अलावा इस कमीशन को वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही गठित किया गया है, इट स्टैब्लिश्ड, राइट. और वो इसका काम यह पर. तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये तो गलत हो गया, राइट. पहला क्वेश्चन क्या, जवाहरलाल नेहरू. तो आप देख लीजिए, इट्स 1960. जवाहरलाल नेहरू करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है. पहला सही है, दूसरा गलत है. पहला सही है, दूसरा गलत है. अब परमानेंट इंडस इज नॉट चेयर बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज अपॉइंटेड बाय वर्ल्ड बैंक टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स. तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये जो है यहाँ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसके अंदर जो ये रूल बना हुआ है, ट्रीटी बना हुआ है, इसके अंदर कुछ अलग से बॉडीज का स्टैब्लिशमेंट हुआ है, जैसे परमानेंट इंडस कमीशन, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स. इन सब का गठित इन सब का भी रोल है ट्रीटी में, राइट. तो आप जब ट्रीटी पढ़ोगे, इनमें देखोगे आप कि इनका छोटा छोटा रोल दिया गया है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का कोई अगर नहीं मान रहा है तो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, राइट. तो इनका ये रोल दिया गया है. इनको बस एक बार दिमाग में याद रखोगे कि वर्ल्ड बैंक के अलावा भी कुछ बॉडीज हैं और वो कौन चेयर करता है, कौन नहीं करता, राइट. दिस इज फॉर द ओके. लास्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसर्निंग द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी अमेंडेड. पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अमेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन चारों में से पॉज करो, पता करो क्या करना पड़ेगा. पहले भी पूछ रखा है मैंने क्विज में भी. गलत कर रहे हो अगर अभी भी ना, तो फिर तो देखो ऐसा है कि ठीक है, आपकी मर्जी है. अभी जितना मर्जी करना है 24 में कर लीजिए, 25 में मर्जी मत कीजिएगा, राइट, मत कीजिएगा.
आपको बिल्कुल बेसिक से आई नीड टू टेक यू, और जाके एंड में आई वांट टू मेक यू एक एक्सपर्ट प्रीलिम्स में। बट ठीक है, आप अभी 24 दीजिए, 25 के बाद में करेंगे। इन चारों में से एक ऑप्शन चूज कीजिए। आंसर इज सी, 50% स्टेट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास बाय द पार्लियामेंट। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप, बिल्कुल ये कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में भी दे रखा है मैंने सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है चैप्टर 5 को अमेंड करने के लिए ये प्रोविज़न चाहिए, राइट। और चैप्टर 5 में क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का अमेंड करने के लिए, ठीक है, पावर्स। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, दिस इज फॉर द 10th क्वेश्चन। आज के 10 क्वेश्चन कर लिया हमने, अच्छे क्वेश्चंस किए, कुछ लर्न किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो रिवीजन के पर्पज से देख लीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कल और 10 क्वेश्चन देखते हैं।